स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ATM पर 100 रुपए प्राप्त हुए। दोस्तों, ये साउंड तो आपने सुना ही होगा। हमें आज किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर का बिल पे करना हो, या किसी ठेले पर गोलगप्पे खाने हो, आपको किसी शॉपिंग मॉल में फैंसी शॉपिंग करनी हो, या किसी पनवारी की दुकान से राशन खरीदना हो, अपने फोन का रिचार्ज करना हो, या घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, या फिर मेट्रो कार्ड का रिचार्ज करना हो, या फिर रिक्शा वाले भैया के एक राइड का पेमेंट करना हो, हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रांसफर के लिए हम झट से अपना फोन निकालते हैं और उसमें पेटीएम खोलकर पेटीएम कर देते हैं। दोस्तों, पेटीएम ने हमारी जिंदगी के इन्हीं छोटे बड़े पलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। देखा जाए तो पेटीएम की टैगलाइन पेटीएम करो को भारत के लाखों करोड़ों लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन आज यही पेटीएम हमारे सेंट्रल बैंक RBI के निशाने पर आ चुका है। जनवरी 31, 2024 को पेटीएम को एक बड़ा झटका देते हुए पिछले महीने RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद अपनी सभी मेजर बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि डिपॉजिट्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, फंड ट्रांसफर्स एंड टॉपअप्स बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ रिपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी सर्विसेज पर भी पॉज लगा गया है। साथ ही अपकमिंग मंथ में बिल पेमेंट्स एंड UPI जैसी बैंकिंग सर्विसेज पर भी रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों, RBI ने फैसला एक्सटर्नल ऑडिटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिया है, जिसमें पेटीएम बैंक्स के नॉन कंप्लायंस इश्यूज और सुपरवाइजरी कंसर्न्स को हाईलाइट किया गया है। आपने शायद देखा हो, ये न्यूज जैसे ही मार्केट में आई, उसके 2 दिन के अंदर अंदर पेटीएम का स्टॉक प्राइस 36% से गिरा और मार्केट से पेटीएम के $2 बिलियन इरेज हो गए। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो पेटीएम का डेथ सेंटेंस है और पेटीएम के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा एक्शन पहली बार नहीं लिया गया है। आप देखेंगे तो मार्च 2022 में PBBL को न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से भी रोका गया था, जिससे निश्चित रूप से चिंता पैदा हो गई कि क्या इनका मेन ऐप पेटीएम इस क्राइसिस से बच पाएगा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2025। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। UPSC IAS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2025 को आप इस बसंत पंचमी सेल में अगर एनलाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप 70,000 तक के प्राइस वाले हमारे 3 नए बैचेस यानी इंग्लिश या फिर हिंदी बैच को मात्र 22,499 में ही अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या स्टडी IQ की वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि पेटीएम का मामला रेगुलेशंस की कमी नहीं बल्कि कंप्लायंस का मुद्दा है। पेटीएम का मुद्दा एक विशिष्ट संस्थान से जुड़ा मुद्दा है। हमारा ध्यान हमेशा विनियमित संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ने पर होता है और हम उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं और इसके लिए हम उन्हें पर्याप्त समय भी देते हैं। RBI गवर्नर के मुताबिक हमारे सभी काम सिस्टम की स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में है और इन पहलुओं से समझौता नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर असली मुद्दा क्या है? यहाँ एक बड़ा सवाल यह कि सक्सेस की मिसाल कहा जाने वाला पेटीएम आखिर इतनी बड़ी क्राइसिस में गया कैसे? ये क्राइसिस क्या पेटीएम के लिए डेथबेड बन सकती है? क्या पेटीएम इस क्राइसिस से उभर पाएगा? इसका फ्यूचर क्या होगा और इसके बाद पेटीएम कस्टमर्स का क्या होगा और आखिर इसमें RBI का क्या रोल है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके UPSC मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जानते हैं पेटीएम की शुरुआत आखिर हुई कहां से और कैसे पेटीएम जैसे एक छोटे से स्टार्टअप ने भारत में ट्रांजैक्शन के सिस्टम को पूरे तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंस्पिरेशन फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट बिग थिंग्स कम्स फ्रॉम द मोस्ट मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ और पेटीएम व उनके फाउंडर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल इसकी शुरुआत अलीगढ़ के एक स्मॉल टाउन से आने वाले विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा की गई। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट में उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि उनका बिजनेस एक्यूमेंट हमेशा से जीनियस लेवल का ही रहा और एक्सप्लोर करने की क्वेस्ट के चलते उन्होंने एक MNC पर अपनी 6 मंथ्स ओल्ड जॉब छोड़ दी और खुद की कंपनी बिल्ड की। लेकिन E.com बर्स्ट और रिसेशन के चलते उनका सिलिकॉन वैली को कॉन्कर करने का सपना बैंकरप्ट हो गया। फिर उन्होंने अपनी गुडविल से एक बार फिर से 8 लाख रुपीस रेज किए, लेकिन उसका 40% वो फिर से गंवा बैठे।
वो एक बार फिर से डेवास्टेट हो गए, लेकिन इस बार वो ब्रोक नहीं हुए। देखा जाए तो उन्होंने दिल्ली के एक हॉस्टल में रहकर स्ट्रगल किया और इन सब चीजों के बावजूद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। दोस्तों, चीजें बदलनी तब शुरू हुई जब उन्होंने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 को स्टार्ट किया और तब उन्होंने इंटरनेट के 3 फंडामेंटल्स यानी कि कंटेंट मार्केटिंग और कॉमर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। साल 2011 में आखिर वो समय आ ही गया जब उन्होंने इस ऑनलाइन पेमेंट इकोसिस्टम में एंटर करने के आइडिया को कंपनी के बोर्ड के सामने रखा। देखा जाए तो शुरुआत में मेंबर्स कन्विंस नहीं हुए और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कंपनी के एसेट्स को एक पूरी तरीके से अननोन मार्केट में लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन बोर्ड मेंबर्स को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने अपनी 1% इक्विटी यानी कि लगभग $2 मिलियन उनके सामने रखा। वो अपने बिलीफ पर कायम रहे और उसी से पेटीएम का जन्म हुआ, यानी पे थ्रू मोबाइल ऐप जो इंडिया के स्टार्टअप यूनिवर्स में एक रेवोल्यूशन जैसा साबित हुआ। और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और तो और इंडियन इकोनॉमी के डीमोनेटाइजेशन के बाद आप देखेंगे तो इस ऐप के नंबर ऑफ यूजर्स स्काई रॉकेटिंग स्पीड से बढ़े, जिसके चलते उन्हें चाइनीज ई कॉमर्स पावर हाउस अलीबाबा के एफिलिएट एंड फाइनेंशियल से $700 मिलियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में मिला। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी मदद से पेटीएम ने इतने कम टाइम में एक सक्सेसफुल जर्नी को कवर किया। देखिए, कहा जाता है कि शुरुआत में उन्होंने कस्टमर के ट्रस्ट को बहुत प्रेफरेंस दी। दोस्तों, उस टाइम तक उनके किसी भी कॉम्पिटिटर ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। इवन अपने इस इंटरनेट वॉलेट सर्विस को शुरू करने से भी पहले उन्होंने एक 24/7 कस्टमर केयर सर्विस सिस्टम को बिल्ड किया, जिससे अपने सभी कस्टमर्स के बीच एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर पाए जिससे अपना वो पैसा किसी भी अननोन वॉलेट में डालना सही समझे। इनफैक्ट पेटीएम के कैंपेन बजट का 30% उनके कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग में ही स्पेंड हुआ और इसी के चलते वो ऑनलाइन वॉलेट मार्केट स्टार्टअप फोकलोर में टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करने लगे। दोस्तों, आज जैसा कि हम जानते हैं कि पेटीएम कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के लिए भारत में एक लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। देखा जाए तो कंपनी के टू साइडेड कंज्यूमर और मर्चेंट इकोसिस्टम से ही कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पॉसिबल हो पाती हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके प्लेटफॉर्म कंज्यूमर की लाइफ को इम्प्रूव करने और मर्चेंट्स को उनके बिजनेसेस ग्रो करने में हेल्प करता है। और वो पेटीएम ही था जिसने सिस्टम की न सिर्फ शुरुआत की बल्कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे दुनिया के मेजर टॉप जायंट्स को भी इस फील्ड की ओर अट्रैक्ट किया। दोस्तों, पेटीएम के बाद ही गूगल पे और फोन पे जैसे जायंट्स ने भारत की पेटीएम डोमिनेटेड मार्केट में अपना सिग्निफिकेंट शेयर हासिल करना शुरू किया। आप देखेंगे तो पेटीएम ऐसी फर्स्ट कंपनी थी जिसने एक नो कॉस्ट, सेफ एंड सिक्योर पेमेंट मेथड की नीड को आइडेंटिफाई किया और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साल 2015 में पेटीएम क्यूआर को लॉन्च किया। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 के फर्स्ट क्वार्टर में पेटीएम ने 250 मिलियन से भी ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जो पेटीएम क्यूआर कोड के द्वारा किए गए थे। और तो और ये बाकी प्लेटफॉर्म्स की क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स की कंबाइंड रिकॉर्ड से भी कई गुना ज्यादा था और इसी चीज ने पेटीएम को इस फील्ड का इंडिस्प्यूटेबल लीडर बनाया था। सो इस तरीके से पेटीएम ने पूरी की पूरी डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया और इस तरीके से देखते देखते पेटीएम करो एक हाउस होल्ड टैग बन गया। दोस्तों, इसी सब के चलते पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की इंडोमिटेबल स्पिरिट को इस कोट से सम अप किया जाने लगा कि टू द विनर्स हु वॉन बिकॉज दे डिड नॉट गिव अप। मार्च 31, 2021 तक उसका मर्चेंट बेस 2.11 करोड़ के मार्क तक पहुंच गया था। अगर इसको मार्च 2019 से कंपेयर करें तो ये सिर्फ 1.12 करोड़ था। वहीं अगर ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2019 के 2.29 लाख करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2020 में ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा यानी कि 4 लाख करोड़ था। और इन सबसे पेटीएम को नवंबर 2021 में पब्लिक होने का विश्वास मिला। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक फंड रेजिंग प्रोसेस है जिसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को पब्लिक में सेल करने के लिए ओपन कर देती है और अपने शेयर्स पब्लिक में सेल करते हुए फंड्स रेज करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आईपीओ के जरिए एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है जिसके शेयर्स एक ओपन मार्केट में फ्रीली ट्रेड किए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती सक्सेस के बाद पेटीएम का आईपीओ लॉन्च भारत में अब तक के सबसे खराब स्टॉक मार्केट डेब्यू में से एक था और इस इवेंट ने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और हाई वैल्यूएशन पर बहुत से सवाल उठाए। साथ ही इंडियन फिनटेक फर्म्स में चाइनीज ओनरशिप भी बहुत से आईब्रोज रेज कर रही थी और इसी डिसअपॉइंटमेंट के चलते अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक ने लास्ट ईयर पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी। देखा जाए तो अलीबाबा ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी और सॉफ्ट बैंक ने खुले बाजार सौदों के माध्यम से इसे कम कर दिया। विजय शेखर शर्मा जो साल 2023 में फोर्ब्स की अरबपति सूची से बाहर हो गए, वो एंड फाइनेंशियल की हिस्सेदारी का एक हिस्सा खरीदने के बाद लास्ट ईयर अगस्त में इसके सबसे बड़े शेयरधारक बन गए और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी उनकी हिस्सेदारी 51% है। दिसंबर 2023 तक स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक एंड फाइनेंशियल और सॉफ्ट बैंक के पास अपनी कंपनी में क्रमशः 9.89% और 6.46% हिस्सेदारी है। खैर, अभी ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच पेटीएम के ऊपर एक और बड़ी क्राइसिस आन पड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि पेटीएम के साथ रेगुलेटरी कंसर्न्स की कहानी कोई नई नहीं है।
लेकिन इसको समझने से पहले आप पेटीएम और पीपीबीएल के बीच के अंतर को जान लीजिए। देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम ऐप का एक बैंकिंग पार्टनर है, यानी पेटीएम के डिजिटल वॉलेट्स में जो हम फंड्स देते हैं वो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। देखा जाए तो पीपीबीएल में पेटीएम 49% स्टेक होल्ड करता है, जबकि शेखर इसमें रिमेनिंग 41% शेयर को ओन करते हैं। आप देखेंगे तो पेटीएम पर इस लेटेस्ट संकट की जुड़े पीबीपीएल के शुरुआती दिनों में देखने को मिलती हैं, जिसने जनवरी 2017 में बैंकिंग लाइसेंस हासिल किया था। साल 2016 की नोटबंदी के बाद अपनी एम्बिशियस बिगनिंग्स के बावजूद इस बैंक को अपने ऑपरेशंस के एक साल के अंदर अपनी पहली रेगुलेटरी रेड का सामना करना पड़ा। दोस्तों, लाइसेंसिंग कंडीशंस और केवाईसी रूल्स को अवॉइड न करने के चलते आरबीआई ने जून 2018 में नए खाते खोलने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, लेकिन बैंक की अंडरटेकिंग और कंप्लायंस के आधार पर यह बैन दिसंबर 2018 तक हटा दिया गया था। लेकिन 20 अक्टूबर 2021 को आरबीआई ने खुलासा किया कि पीबीबीएल ने उनके सामने गलत जानकारी प्रस्तुत की थी, जिसके चलते आरबीआई को 1 करोड़ का जुर्माना लगाना पड़ा। साथ ही लेट 2021 की सबसिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि पेटीएम बैंक में टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस के फ्रंट पर भी बहुत से लैप्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी ये सब इश्यूज रिजॉल्व हुए थे कि आरबीआई की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आएगी इस बैंक के सर्वर्स और फिजिकल स्पेस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, जिसके चलते आरबीआई ने मार्च 2022 में पीबीबीएल पर सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को एक नोटिस में कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य बातों के साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत पीपीबीएल को नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने से सख्त मना कर दिया है। साथ ही बैंक को उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करने के लिए एक एक्सटर्नल ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। जब 2022 के एंड में सिस्टम ऑडिटर की रिपोर्ट सामने आई, तब आरबीआई ने पाया कि पीबीबीएल अभी अपने ऑडिट्स को पूरा करने के लिए कोई सीरियस करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है। साथ ही पीबीबीएल द्वारा केवाईसी के नॉर्म्स को लेकर नॉन कंप्लायंस अभी जारी है, जिसके चलते अक्टूबर 2023 तक इन पर 5.39 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगा, जो पीपीबीएल के खिलाफ चौथी बड़ी स्ट्राइक थी। दोस्तों, में से कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा रिस्की थे। फॉर एग्जांपल, बेनिफिशियल ओनर्स को आइडेंटिफाई करने में फेलियर, पे आउट ट्रांजेक्शंस की मॉनिटरिंग, रेगुलेटरी सीलिंग्स की ब्रीच और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लेट रिपोर्टिंग के साथ ही वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में कई लैप्सेस शामिल थे। लाखों अकाउंट्स में पैन वैलिडेशन फेल हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ केसेस में सेम पैन 100 से भी ज्यादा कस्टमर्स के साथ जुड़ा हुआ था और कुछ केसेस में तो एक ही पैन से 1000 से भी ज्यादा कस्टमर्स जुड़े हुए थे। साथ ही जांच में डॉर्मेंट अकाउंट्स का भी बहुत अनयूजुअली हाई नंबर सामने आया था। आरबीआई के मुताबिक पेटीएम द्वारा बनाए गए लगभग 35 करोड़ वॉलेट अकाउंट्स में से 31 करोड़ डॉर्मेंट थे और इतना ही नहीं, लाखों केसेस में इनके अकाउंट्स एंड वॉलेट्स देश भर की लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज द्वारा फ्रीज किए जा रहे थे, जिनको फ्रीज करने का कारण इन अकाउंट्स द्वारा डिजिटल फ्रॉड्स को कमिट किया जाना था। दोस्तों, कई अकाउंट्स में टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यूज करोड़ ऑफ रुपीज में भी जा रही थी, जो रेगुलेटरी लिमिट से बहुत ज्यादा थी और ऐसे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कंसर्न्स को राइज कर रहे थे। दोस्तों, केवाईसी प्रोसेसेस के लूप होल्स और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम का होना इन कंसर्न्स को और भी ज्यादा सीरियस बना रहा था। यही सारे इश्यूज कस्टमर्स, डिपॉजिटर्स एंड वॉलेट होल्डर्स को बहुत सीरियस रिस्क में डाल रही थी। दोस्तों, जिस चीज ने इस पूरी क्राइसिस को और बदतर बना दिया वो बैंक के प्रमोटरों की ओर से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का कांस्टेंट पैटर्न भी था, जिसने पीपीबीएल के बारे में रेगुलेटर्स की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आप देखेंगे तो कई मौकों पर यह पाया गया कि पीपीबीएल ने जो कंप्लायंस पेश की वो आरबीआई और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की वेरिफिकेशन के बाद एकदम गलत पाई गई है। यानी पीपीबीएल बार बार आरबीआई के आगे झूठी कंप्लायंस पेश करता है और इसके साथ साथ पीपीबीएल और इसकी पेरेंट कंपनी के बीच में किया गया लेन देन भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपनली डिस्क्लोज नहीं किए गए थे। दोस्तों, कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि पेटीएम पर आरबीआई का अटैक यूं ही अचानक बिना किसी सब्सटेंशियल कारण से नहीं हुआ है। पेटीएम बैंक जनता के पैसों का लेन देन कर रहा है और आरबीआई की कार्रवाई इस बैंक को उसके कस्टमर्स, डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत लंबे टाइम से अपने नॉन कंप्लायंस के चलते आरबीआई की बैड बुक्स का हिस्सा बना हुआ था और इस क्राइसिस के बाद अगर वो इश्यूज को रिजॉल्व कर भी लेता है तो फिर भी इस पूरे बैकग्राउंड के साथ उसे आगे चलकर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और इन सब के रिस्पॉन्स में पेटीएम ने कहा है कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संबंध में आरबीआई के हालिया निर्देश को स्वीकार कर लिया है और उसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। खैर, कुल मिलाकर के इसमें दो राय नहीं की, भारत के डिजिटल पेमेंट के पोस्टर चाइल्ड पेटीएम की स्थिति अब अधर में लटक गई है और अब ये क्राइसिस आगे चलकर जो रूप लेगी उसी के बेसिस पर पेटीएम का फ्यूचर तय होगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।